अक्टूबर में आपने गाड़ी ली और चल चुकी है गाड़ी 7,500 किलोमीटर चल गई है जी अभी तक। लेने से पहले कभी आपने XCV की या टाटा हैरियर की ड्राइव लेकर देखी थी? हाँ जी, लेकर देखी थी। इसके कौन से 2 फीचर 3 फीचर आप बोलोगे कि बहुत अच्छे हैं यार, मज़ा आता? इसकी MID स्क्रीन बहुत छोटी नहीं है यार? हाँ, ये नहीं होती तो ज़्यादा बढ़िया है। ऑडियो क्वालिटी कैसी लगती है इस गाड़ी की? बहुत सारी गाड़ियाँ आजकल स्पेयर व्हील साथ में नहीं दे रही हैं, इसमें दिया गया है इसमें? तो आज हमारे साथ है मयंक और गाड़ी हमारे पास है BYD की एटो 3। तो मयंक, ये गाड़ी आपने कब ली? अक्टूबर में ली थी जी, अभी 1-1.5 महीने पहले। और 7,500 किलोमीटर चल गई है जी अभी तक। 7,500। इसलिए सर्विस कराई है जी, अभी कराई है बस 5 दिन उसका पहले। कुछ कंपनी ने आपसे चार्ज लिया? कंपनी ने जी इसका इसमें पिक एंड ड्रॉप का चार्ज लिया और वॉशिंग का चार्ज लिया, बस सर्विस का कोई चार्ज नहीं। वॉशिंग का चार्ज BYD में कितना पड़ा आपको? टोटल बिल 1,501 रुपये का था। पिकअप मिला के और वॉशिंग और फर्स्ट सर्विस का चार्ज आपको 1,500 के आसपास पड़ा है। हाँ। और ये आपको ऑन रोड कितने का पड़ा ये मॉडल, और ये कौन सा मॉडल है? BYD एटो 3 डायनामिक है जी, और ये 27-28 लाख रुपए का पड़ा था। ऑन रोड आपको 27 से 28 लाख रुपए के कॉस्टिंग में बीच में पड़ा। तो मैं इस रेंज के अंदर आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। CV9 आ गई है, BE6 आ गई, टाटा हैरियर भी आ गई। तो BYD क्यों ली आपने? कई लोग क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछेंगे चाइनीज़ कार है, ये है वो है, कमेंट आएंगे ऐसे, तो आप पहले क्लियर कर दो आपने BYD क्यों ली? फिर BYD एटो 3 इसलिए ली है, BYD कंपनी एक तो टेस्ला के बाद आती है, इसके पास ब्लेड बैटरी है और किसी के पास है नहीं, सबको बैटरियाँ यही देती है, सिर्फ बैटरी के चक्कर में मैंने ये गाड़ी ली है। तो हमारे जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, जो मयंक ने बोला इस गाड़ी में ब्लेड बैटरी आती है, और ये वही बैटरी है जो महिंद्रा अपनी गाड़ियों में लगा रहा है, और ब्लेड बैटरी सबसे सेफेस्ट EV कार की बैटरी मानी जाती है। तो भाई बाहर बहुत ज़्यादा आज AQI बढ़ा हुआ है दिल्ली के अंदर, 400 से 500 था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अंदर से बैठ के ये इस पूरी गाड़ी को रिव्यू किया जाए। आपको ये गाड़ी ली हुई 1-1.5 महीना हो गया, आपने 7-7.5 हज़ार ये गाड़ी चला ली है। तो ये गाड़ी लेने से पहले कभी आपने XCV की या टाटा हैरियर की ड्राइव लेकर देखी थी? हाँ जी, लेकर देखी थी। तो अगर आपने जो ड्राइव ली तो आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, XCV लगी, हैरियर लगी या BYD बेटर लगी? BYD बेटर लगी जी। BYD एक बार घर के नीचे चलाई थी और उसी टाइम ले ली थी। फिर आपने एक ही बार गाड़ी चलाई और आपको अच्छी लगी और आपने ले ली। इसके कौन से 2 फीचर 3 फीचर आप बोलोगे कि बहुत अच्छे हैं यार, मज़ा आता? भैया अब इसको एक तो बॉडी कंट्रोल, इसका बॉडी रोल बहुत बढ़िया है। आप इसको भगाओगे तो आपको ना ये EV9 वगैरह तो भागने में मतलब थोड़ी सी ऐसा लगता है पलट ही जाएंगी। अच्छा, ये नहीं ऐसा जो लगेगा महिंद्रा की आपको। गाड़ियों में अक्सर होता भी है, कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता उन गाड़ियों में चलाते हुए। राइट। इस गाड़ी के अंदर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा भगाते हुए कि हाँ। भाई बहुत अच्छी भागती है। और भाई इसके अंदर सबसे बढ़िया इसकी जितनी रेंज बताते हैं मोस्टली उतनी आ जाती है। कितनी रेंज बताते हैं आपने? एक और क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल दिया हमारा। भाई इसके अंदर जैसे दिखाते हैं कि इसके अंदर 500 की रेंज आएगी, 468 नहीं 473 बताया था इन्होंने। ठीक है। तो 400-450 चल जाती है ये। किस कंडीशन में चलती है, हाईवे पे, लोकल में, या दोनों कंडीशन मिला के? भाई लोकल में तो इसके अंदर ये मोड दे रखा है रीजनरेशन का। ठीक है। तो बैटरी अपने आप बनती भी रहती है इसमें। सभी गाड़ियों में आ रहा है आजकल हाँ। रीजनरेशन मोड। आप लोकल में ज़्यादा देती है एवरेज। यस, लोकल में जितना आपकी ब्रेक लगेगी, जितना ज़्यादा कुछ होगा, तो आपकी वो रीगेन करती रहती है बैटरी अपने आप को, और वो रेंज ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कह रहे हो 450 के आसपास लोकल में चल जाती है? 400 चलती है जी, और हाईवे पे तो मेरे हिसाब से ये 200 भी नहीं चली। हाईवे पे 200 भी नहीं चली? नहीं, मैं यहाँ से इसको यमुनानगर ले गया था अभी। अच्छा। तो वहाँ तक यहाँ से गया फुल करके, तो इसमें 400 की रेंज दिखा रहा था। तो अच्छा। वहाँ पर वो 180 किलोमीटर होगा, तो 60 किलोमीटर की रेंज रहेगी थी वहाँ पे। तो ये 250 किलोमीटर की भी रेंज है, 60 किलोमीटर दिखा रहा था, मतलब कि 60 किलोमीटर भी नहीं चलती वो। तो ये कौन से मोड पे लेकर गए आप इसको? इको, इसमें मोड कौन कौन से हैं? इको, स्पोर्ट और वो है इको स्पोर्ट और नॉर्मल। इको मोड है, नॉर्मल मोड है, स्पोर्ट्स मोड। तो आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे लेकर गए या? मैंने इको मोड पे लेके गया था मैं। रीजनरेशन उन्होंने बोला था हाईवे पे चलाओ तो हाई पे कर देना। तो रीजनरेशन मोड आपने हाई पे कर रखा था और इको मोड पे आप लेके गए। हाँ। रीजनरेशन के कौन कौन से मोड हैं इसमें? बस एक हाई और एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड पे कहते हैं लोकल में चलाओ, और हाई पे 2 ही मोड दिए हैं इसमें। हाँ। तो यार इसके अगर मैं इंटीरियर की बात करूं आपसे, तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। जैसे मैं यहाँ पर इस पे हाथ रख के बैठा हूँ, ये डिज़ाइन ऐसा लग रहा है मुझे कि ये ट्रेडमिल वाला डिज़ाइन है, कि ट्रेडमिल के ऊपर जैसे हाथ रखा हो ना। हाँ, इसका इतना बड़ा आर्म रेस्ट है जी, इसके ऊपर आप हाथ रख लो तो मतलब इसके अंदर सीट और ये जो आर्म रेस्ट है ये पूरा इंसान को कंफर्ट दे देता है बहुत ज़्यादा। और इसका ये जो सेंटर कंसोल है ये भी बहुत प्यारा है। हाँ, ये जैसे ऑडी में आता है जी, ऐसा है। आपको लगता है कि ऑडी से कॉपीड है ये? हाँ, ऑडी का ये, इसका ये ऑडी का है, ये इसका सारा मर्सिडीज़ का है। अच्छा। और ये स्टीयरिंग इसका मज़राटी वाला, सीट इसकी लैम्बो वाली है। तो आपको लगता है कि BYD जो चाइनीज़ कार है वो फेमस है अपने कॉपी पेस्ट के लिए? उन्होंने यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा कॉपी पेस्ट किया अलग अलग कंपनियों से। हाँ, सारी कॉपी पेस्ट पे कर दिया है जी। AC वेंट है इनके खुद के, डंबल डिज़ाइन, और तो कुछ नहीं है। और एक ये हैंडल है खोलने वाले। इसके हैंडल भी बड़े क्यूट से लगते हैं यार। आपको कैसे लगते हैं ये हैंडल्स? हाँ, मतलब कोई नया आदमी बैठे तो गेट का हैंडल ढूंढता रह जाए ऐसे ही।
और इसकी जो ये स्क्रीन है, ये जो अपने आप रोटेट हो जाती है, ये यूज़फुल लगती है या थोड़ा गिमिकी लगता है कि एक आधी बार यूज़ किया ठीक है, पर रेगुलर बेसिस पे? ये एक दिन चलाई थी हमने तो सीधी करके, हमें तो समझ में आई नहीं। तो नहीं अच्छा लगा आपको उस वाले मोड में? भाई हमने तो ये बना लिया कि इसको जैसे इसको पीछे से साफ़ करने का जुगाड़ है, वो लड़का आए साफ़ करने वाला तो घुमा के पीछे साफ़ कर ले, घुमा के। क्योंकि इसका सॉफ्ट टच है सारा का सारा गाड़ी में, लेकिन नीचे वाला सॉफ्ट टच इसका ऐसा है कि जैसे वो कैच करता है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और डस्ट, ऐसा लगता है कि ग्रे कलर है एक तो। हाँ, तो ये केयर बहुत ज़्यादा मांगती होगी गाड़ी? तो केयर तो बहुत ज़्यादा मांगती है, जो भी बैठता है 1 महीने में उसे लगता है पुरानी ली है गाड़ी, पुरानी ली है गाड़ी। ये इंटीरियर देखो तो इंटीरियर बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि ये 1 महीने पुरानी गाड़ी है, मुझे लग रहा है कि मुझसे 1 या 1.5 साल गाड़ी पुरानी है। क्योंकि मैली हो जाती है ना जी अंदर से ये, इसके अंदर। तो इसके अंदर जो फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, जो सॉफ्ट टच यूज़ किया है, वो अट्रैक्ट करता है डस्ट को अपनी तरफ। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, जिस वजह से गाड़ी थोड़ी टाइम के बाद ये पुरानी लगने लग जाती है। अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं इसमें। अगर मैं इसके ड्राइवर साइड में बात, ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड जो दोनों सनशेड्स हैं, उन दोनों के अंदर ही आपको लाइट का प्रोविज़न मिल जाता है। इस सनरूफ की बात करें, उसके पैनल की बात करें, तो ये सारा हमारे को टच में मिल जाता है। ये सारा टच स्क्रीन है और इसकी ये लाइट्स भी टच स्क्रीन है इसकी। तो ये सारे पार्ट्स हमारे को उसके टच स्क्रीन में मिल जाते हैं। इस गाड़ी में आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या ख़राब लग रही है? ख़राब से शुरू करो यार। खराबी भी मेरे को अभी तक जितना मेरे को नज़र आ रहा है, यहाँ पर ग्लास स्टैंड नहीं है, और हाँ। ग्लास रखने के लिए, क्योंकि हमारे को इवनिंग में ये बच्चा भी साथ में या कोई भी है, तो ग्लास स्टैंड तो हमेशा रिक्वायर्ड होता ही होता है। ग्लास होल्डर आप कह रहे हो कि इसमें नहीं है, और ये जो नहीं। 2 दे रखे हैं ये यूज़फुल नहीं लग रहा है जीवेश? ये जो हम ग्लास रखना चाहते हैं वो मेरे ख्याल से इसमें आएंगे नहीं, तो उसी अकॉर्डिंगली बहुत छोटे हैं तो size ये एक बार हम ट्राई भी कर लेंगे, एक क्लेम किया है, हम्म। ये अभी हम ट्राई कर लेंगे कि इसमें ग्लास फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका एक रील भी बना देते हैं हम लोग। बिल्कुल। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब काफ़ी देर से इस गाड़ी में बैठा हूँ और काफ़ी देर हमें हो गई है। इसकी MID स्क्रीन बहुत छोटी नहीं है यार? हाँ, ये नहीं होती तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, इसकी जगह HUD दे देते ना। हाँ, इस वो भी मत देते, देखने में बड़ी गंदी लगती है, इस वीडियो में दे देते हैं सब कुछ। और एक चीज़ और इसमें मेरे को देखने को मिली है MID स्क्रीन के साथ, ये अटैच है आपके स्टीयरिंग के साथ ही। अगर स्टीयरिंग आप टिल्ट और टेलीस्कोपिक करोगे, ये भी आगे पीछे होती है। हाँ हाँ, अगर ऐसे टिल्ट कर रहे हैं हम स्टीयरिंग को, तो ये इसी के अंदर ही अटैच है ना? हाँ, इसी अंदर अटैच। तो इसकी जो MID स्क्रीन है वो अटैच कर रखी है इन्होंने स्टीयरिंग के अंदर ही। अगर आप उसको टिल्ट करोगे तो वो MID स्क्रीन भी उसके साथ ही ऊपर नीचे होगी। उसका कुछ फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, पर वो अलग चीज़ है। पर स्क्रीन, MID स्क्रीन 28 लाख की प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही इन्होंने कॉस्ट कटिंग वाला काम किया है। इससे बेटर है HUD दे दी होती तो वो ज़्यादा बेटर रहता। इसके अंदर कितने स्पीकर हैं? इसके अंदर 6 स्पीकर हैं। ऑडियो क्वालिटी कैसी लगती है इस गाड़ी की? बहुत बढ़िया है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, साउंड अच्छा है इसमें, बढ़िया तो है। अच्छी चीज़ों में मयंक ने जो मुझे अभी तक बता दिया कि इसकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी है। ऑल दो इंटीरियर वैसे प्रीमियम है काफ़ी, सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। हाँ, उसका सीट ड्रॉबैक भी बहुत कह सकते हो आप, लैम्बो वाली सीट्स दी हैं, लेकिन इसकी हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं हो सकता क्योंकि हाँ, इसके नहीं। साथ ही फिक्स्ड है। फिक्स है। पीछे वाली सीट पर जहाँ जीवेश बैठा है, अगर मैं वहाँ पर आपको दिखा पाऊँ तो 3 हेडरेस्ट हैं। बीच वाले के लिए भी एक हेडरेस्ट दिया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अंदर पूरा लेदर की सीट्स हैं, वो चीज़ इसकी बहुत अच्छी है गाड़ी की। टच स्क्रीन दी हुई है। बहुत सारी जितनी भी EV कार्स आ रही हैं आजकल, किसी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ नहीं आ रही है। जो गाड़ियों के अंदर सनरूफ आ रही हैं वो मोनो रूफ आ रही हैं, या जिसको मून रूफ कहते हो या स्काई रूफ आप कहते हो, लेकिन वो खुलती नहीं है। लेकिन एटो के अंदर अभी भी पैनोरामिक सनरूफ दी है जो ओपन हो जाती है। बहुत सारी गाड़ियाँ आजकल स्पेयर व्हील साथ में नहीं दे रही हैं, विंडसर भी नहीं दे रही है, XCV भी नहीं दे रही है, कोई भी नहीं दे रहा है आजकल ना। इसमें दिया गया है? इसमें भी नहीं है जी। तो BYD भी स्पेयर व्हील के मामले में कंजूस है भाई। BYD भी आपको स्पेयर व्हील नहीं दे रहा है। टायर इसके कितने इंचज़ के हैं? 17 इंची के हैं। 17 इंची के टायर्स हैं। एक साइज़ और बड़ा होता तो बेटर होता। 28 लाख की गाड़ी में 17 इंच का टायर थोड़ा छोटा है। विंडसर इससे सस्ती काफ़ी गाड़ी है, वो दे रही है आपको, कर्व दे रही है आपको हैरियर दे रही है, आपको XCV दे रही है, तो उसके कंपैरिजन में टायर थोड़ा छोटा है। सिर्फ बैटरी के लिए लेने लायक गाड़ी है, और किसी चीज़ की। सिर्फ बैटरी के लिए? पर बैटरी का भी आपने ड्रॉबैक ऐसा बता दिया कि हाईवे पे 200 की रेंज दी तो बैटरी भी कहाँ रह गई अब? बैटरी लोकल के हिसाब से जितनी बोल रहे हो उतनी चल रही है। ब्लेड बैटरी की कॉन्फिडेंस है, और तो कोई कि कॉन्फिडेंस फटेगी नहीं कम से कम। हाँ भाई, बैटरी ब्लेड बैटरी है। तो ब्लेड बैटरी की वजह से भाई ने स्पेशली ये गाड़ी ली। गाड़ी वैसे बहुत ही प्रीमियम है। तो अगर मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो 80% बैटरी पड़ी है, और रेंज इसमें जो क्लेम रेंज दिखा रहा है अभी MID स्क्रीन पे वो दिखा रहा है 314। 300 ऐसा नहीं है कि इस गाड़ी में प्राइस रेंज के हिसाब से चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर। स्पेशली मैं आपको इसके डिज़ाइन पे बहुत काम किया हुआ लगता है मुझे। अगर इसको मैं आपका डोर हैंडल दिखाऊँ तो इसका डोर हैंडल काफ़ी यूनिक तरीके का है। इतना ही नहीं, बोतल होल्डर भी दिया गया है, उसमें भी थोड़ा सा आपको गिटार के ग्लिम्स दिए गए हैं, कुछ ऐसा वायरिंग किया गया है। इसका सेंट्रल कंसोल बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम लगता है। स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है, ऐसा लगता है किसी स्पोर्ट्स कार का है। इंफोटेनमेंट सिस्टम कहते हैं, वो रोटेट हो जाती है ना, वो भी अपने आप में काफ़ी प्रीमियम लगती है।
साथ ही साथ इसके एसी वेंट्स पर भी काफ़ी काम किया गया है। ऑल दो किसी की ये पर्सनल चॉइस है, किसी को समझ आ सकते हैं, किसी को नहीं आ सकते, पर थोड़ा डम्बल डिज़ाइन में दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी शेप में है। एक अच्छी चीज़ यार गाड़ी के अंदर मुझे आजकल जो लग रही है ना, इस गाड़ी के अंदर जो लगी है खासकर, ज़्यादातर गाड़ियों ने ना फिजिकल बटन देने बंद कर दिए हैं। इसमें फिजिकल बटन्स भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी ईजी है। और सबसे अच्छी बात है कि सेंट्रल कंसोल में दिए गए हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली यहीं से सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये किस किस चीज़ के बटन है यार? जी यहाँ पे एक तो है एसी का बटन है, हाँ। वॉल्यूम के कंट्रोल्स हैं, हाँ, ये हज़ार्ड लाइट का होगा। हाँ ये उसकी लाइट का है, हाँ ये पार्किंग सेंसर का है, ये ट्रैक्शन ऑन ऑफ का है, हाँ। और ये इसका ऑटो होल्ड है, हम्म, ये इसका बैटरी रीजनरेशन का है, ये हिल असिस्ट का है, और ये मोड्स हैं, ये आगे के फ्रंट वाले उसका है, ठीक है। सारे इसके। ये गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप का है। पीछे पार्किंग ब्रेक दे दी हाँ आपको। ये पीछे पार्किंग ब्रेक दे दी। और इसके गियर नॉब यहाँ पे हाँ ये अनलॉक करके सारे जी ऐसे डी आर सारे ऐसे चेंज हो जाते हैं। और ये पी का है, यहीं पार्किंग का भी दे दिया एक और ना। और ये नीचे इसमें चार्जिंग का है सारा। तो मैं पीछे की सीट 2 लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ जी, तीसरा बंदा, 3 के लिए भी कंफर्टेबल है। तीसरा आ सकता है। हाँ बच्चा बिठा लेंगे ना कोई। देखो मयंक के जैसा फिट आदमी होगा तो आ जाएगा। हाँ, मेरे ठीक जैसा है। थोड़ा सा जिसकी BMI बढ़ा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है। बाकी मैं पीछे जो मेरे को फीचर्स दिख रहे हैं, टच स्क्रीन वाला आपको लाइट दे दिया है, सीट यहाँ पे पूरी आगे की लंबो वाली दिख रही है मेरे को। यहाँ पर तीनों के लिए हमारे पास हेडरेस्ट आ गया, ये हमारे पास आर्म रेस्ट आ गया, 2 ग्लास होल्डर आ गया। इसमें आ जाती है पानी की ग्लासेस। हाँ पानी की इसमें ट्राई कर लेते हैं, वैसे तो आते पीछे नहीं बैठे ही नहीं कभी, तो पता नहीं होगा। नहीं अभी बैठे अच्छे हैं, आ जाते हैं इसमें, ढंग से आ जाते हैं। इसमें अच्छे से आते हैं और डिज़ाइन बड़े अच्छे दिए गए हैं। तो ये आर्म रेस्ट है, ये बड़ा यूनिक डिज़ाइन का यार, कोई ऐसा लगता है कोई एल्बो सी कटी हुई है या कुछ ऐसे डिज़ाइन से बनाया गया। बहुत अच्छा है और कंफर्टेबल भी आई गेस बहुत ज़्यादा है। ये वाला डिज़ाइन तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कितना अच्छा है इसका डोर ओपन का। नीचे इसका जो बोतल होल्डर है उसमें गिटार वाला डिज़ाइन दिया गया। यहाँ पर वही AC के डंबल के जैसा कुछ डिज़ाइन कह सकते हैं AC का, और यहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नीचे चार्जिंग पोर्ट्स दे दिए हैं और उसके नीचे कुछ स्पेस दिया गया है। तो ये कुछ इसका बूट स्पेस है, अप्रॉक्सीमेटली मुझे 400 साढ़े चार सौ लीटर के आसपास का होगा। हाँ ये ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो नीचे इन्होंने, अच्छा इसकी तो आप हाइट भी बढ़ा सकते हैं, तब भी मुझे ये 450 470 75 लीटर के आसपास का बूट स्पेस लग रहा है ये। और नीचे इसमें क्योंकि इन्होंने कोई स्पेयर व्हील नहीं दिया तो वहीं पर आपको टायर इन्फ्लेटर और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, और बाकी अच्छे से अरेंज्ड है। थोड़ा थोड़ा स्पेस यहाँ पर भी दिया गया है। ये सब कुछ इस गाड़ी के बारे में था। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा या अच्छा लगा होगा। मैं यहाँ एक फाइनल कमेंट आप देना चाहें कुछ गाड़ी के बारे में? बस जिसको भी लोकल के लिए गाड़ी चाहिए एवरेज बचाने के लिए, जिनके पास सबके पास पेट्रोल डीजल सबके पास है आजकल, भाई ईवी के लिए तो ठीक है। ब्लेड बैटरी के चक्कर में लेनी है तो ये ले सकते हैं आदमी। टेस्ला के बाद तो यही है, ठीक है, जो बैटरी के चक्कर में ली है, जो लोकल में तो जिसकी वो निकल जाती है। तो सेम रेंज। लास्ट में कोई रिग्रेट तो नहीं है ये गाड़ी लेकर? आपको ऐसा तो नहीं लगता यार XEV ले लेता, बड़ी गाड़ी लगती? नहीं, इसकी अगर रिग्रेट करूंगा तो इसके बाद C-Line 7 सोचा था मैंने कि अभी भी इसको देके C-Line 7 की जो और महिंद्रा की गाड़ी है उसके कंपैरिजन कोई रिग्रेट नहीं है। आप कंफर्टेबल है गाड़ी और अच्छी वो ट्रस्टेबल नहीं है, ये इस पे थोड़ा सा फालतू ट्रस्ट है, बस ट्रस्ट है कि भाई ये इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च करी थी इस गाड़ी ने। तो ये सब कुछ था BYD Atto 3 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है, और कोई भी सजेशन हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी बिज़नेस क्वेरी के बारे में आप मेरी email ID पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।